के ऊपर हम आ रहे हैं थर्ड स्टेप के ऊपर। आफ्टर दिस एक्सटेंशन कैसे कराना है, हाउ दिस वीजा कैन लीड टू पीआर। ठीक है, तो आप पहले सुन लीजिए। सो थर्ड स्लाइड इज विजिबल टू एवरीबॉडी। टाइप यस। वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया, डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज टू पीआर। ठीक है, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। तो देखिए, इसके ऊपर जो वर्क राइट्स हैं आपको इक्विवेलेंट टू सिटीजन मिलते हैं। राइट, जैसे सिटीजन काम करता है वहां पर, वैसे ही आपको वर्क राइट्स, फुल वर्क राइट्स दिए जाते हैं। बट विथ सम कंडीशंस, वो बड़ी माइनर होती हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा क्या कंडीशंस होती हैं। तो इसमें जो फील्ड्स हैं, आप किसी भी फील्ड में काम कर सकते हो। देखिए, दो तरह के लोग हैं। एक है जिसने सिर्फ सोचा हुआ है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया 2-3 साल इस वीजे पे रहना है, अच्छा अमाउंट कमाना है और वापस आके अपना बिजनेस सेटअप करना है। तो उसको तो उस तरफ जाना चाहिए कि जो हाई पेइंग जॉब्स है। राइट, वही करके फिर वो वापस आएगा। दूसरे वो लोग हैं जो एक्चुअल में सेटलमेंट चाहते हैं। राइट, तो अगर आपने सेटलमेंट करनी है तो उसकी कुछ रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं जिसमें वहाँ बहुत डिमांड है। उसमें सबसे पहले आती है कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर में भी है, मेडिकल भी डिमांड में है। बट इस विषय पर आप मेडिकल लाइन में नहीं जा सकते, तो उसका मैं ज्यादा हाईलाइट नहीं करूंगा। दीज आर द फील्ड्स: कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर। हॉस्पिटैलिटी भी आती है नंबर 4 पे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो ऊपर वाली जो तीन है, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी फील्ड्स हैं: पेंटिंग, ब्रिकलेयरिंग, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, देयर आर सो मेनी। तो कंस्ट्रक्शन एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। कोई भी काम अगर आपको कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड आता है, यू कैन बी अब्जॉर्ब। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन नंबर 1। सेकंड इज माइनिंग, इक्विवेलेंट है। माइनिंग में बस ये है कि आपको एक तरह की जॉब, एक जगह पर सिटिंग जॉब नहीं है। यू हैव टू मूव ऑन, करते रहना पड़ता है, क्योंकि वो साइट्स में से निकालते हैं मिनरल्स वगैरह, और ये वन ऑफ द नंबर 1 सोर्स ऑफ इकोनॉमी है ऑस्ट्रेलिया के लिए, माइनिंग। तो इसके अंदर भी बहुत स्कोप है। देन थर्ड वन इज एग्रीकल्चर। राइट, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड फील्ड में ग्रीन एनर्जी और सोलर एंड ऑल दीज, दे आर आल्सो रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें भी बहुत दे आर इन इनटू इट। राइट, तो ये फील्ड्स हैं जिसके अंदर आपने अगर पीआर लेनी है तो इन फील्ड्स के अंदर आपको एंटर करना पड़ेगा, नो मैटर आप उस फील्ड के हैं या नहीं। ठीक है, अगर आप पहले से इंजीनियर हैं, सपोज आप सिविल इंजीनियरिंग पहले से करी हुई है, देन गुड टू गो। आप एक अच्छे वीजे पर वहां पहुंच गए हैं, आप वहां एक्सपीरियंस करके पीआर की तरफ बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू मूव टुवर्ड्स पीआर। राइट, अब सबसे पहले, अब इसमें हम आपको बताते हैं कि करना क्या है सबसे पहले आपको। ठीक है, जैसे ही आपको वीजा मिल गया, सपोज अब हम थर्ड स्टेज पर आ चुके हैं, बैलेट में आपका नाम आ गया, हमने फाइल लगा दी, आपका वीजा ग्रांट हो गया, 1 साल का वीजा ग्रांट होता है। राइट, अभी से इस साल में आपको बेसिकली अपने आप को क्वालिफाई क्वालिफाई करना है फॉर योर वीजाज। राइट, किस चीज के लिए क्वालिफाई करना है? सो दैट यू कैन बिकम परमानेंट रेजिडेंट, सेटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। राइट, तो जैसे ही आप एंटर करते हैं, आपको ना इसमें मोस्टली लोगों को मालूम होगा कि यू हैव 1 ईयर ऑफ टाइम टू लैंड इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो इस 1 ईयर का अगर आपको जल्दी नहीं है, तो मैं ये रिकमेंड ये करूंगा कि एक बार आपका ग्रांट जब हो जाता है वीजा, उसके बाद आप प्रिपेयर करें इन इंडस्ट्रीज के लिए यहीं से, अगर आपके पास पेशेंस लेवल है तो। राइट, अगर पेशेंस लेवल अच्छा है, आपको जल्दी नहीं है जाने की, आपके पास वीजा है, एक डेट आपके पास आई हुई है। राइट, सो यू कैन वेट एंड मेक योर सेल्फ जॉब रेडी राइट फ्रॉम हेयर। अब उसमें जो कोर्सेज हैं, जब आप करेंगे उसमें ये मैं आपको एक अलग मीटिंग्स में या एक वीडियोस के थ्रू बताता भी रहता हूँ कि ये कोर्सेज हैं जो आप पहले कर लें। उसमें जैसे होता है माइनिंग का कोर्स हो गया, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड छोटे छोटे कोर्सेज भी आप करके क्वालिफाई हो सकते हैं, सो दैट यू कैन सर्च द वर्क इन विच पीआर इज पॉसिबल। राइट, तो वो आपको हेल्प करती है। तो पहला मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि ये वीजा ग्रांट होने के बाद अगर आपका पेशेंस लेवल अच्छा है, तो यहीं पर आप तैयार होके जाएं। राइट, अब इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। राइट, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं सिविल इंजीनियर का, जिसने यहाँ 2 साल जॉब कर रहा है ऑलरेडी, उसके पास एक्सपीरियंस है। राइट, और उसका इस वीजा में नंबर आ गया। अब उसको क्या करना चाहिए? अपना स्किल असेसमेंट पहले करा लेना चाहिए। अब मैं आऊंगा स्किल असेसमेंट में, क्यों? स्किल असेसमेंट इज अ सेंट्रल प्रोसेस जो आपको आगे लेके जाएगी।
462 वीजा से अगर आपने पीआर की तरफ बढ़ना है आगे, तो स्किल असेसमेंट इज मैंडेटरी स्टेप, बिकॉज स्किल असेसमेंट आपको 482 वीजा के लिए भी चाहिए, 494 वीजा के लिए चाहिए, बिकॉज जो आपका वो है ना, पाथवे क्या है, 462 से कोर वर्क वीजा पर आना है, चाहे 482 हो चाहे 494, और फिर उससे आपको पीआर की तरफ जाना है। तो ये 3 स्टेप्स प्रोसेस है। इसके ऊपर स्टडी वीजा पे नहीं जाना। अब ये भी साथ में मुझे याद आ गया, काफी लोग वहां पर गाइड करेंगे आपको, मिस गाइड करेंगे कि ये वीजा छोड़ो स्टडी पर आ जाओ, इस पे कुछ नहीं रखा, बट दैट इज द रॉन्ग अप्रोच। स्टडी वाले को तो फुल वर्क राइट्स ही नहीं होते, वो कैसे एक्सपीरियंस बना लेगा? अल्टीमेटली वर्क वीजा लेने के लिए स्किल असेसमेंट चाहिए, और स्किल असेसमेंट के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्क का। वो तभी होगा ना जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा काम का, और चाहे ऑस्ट्रेलियन हो चाहे इंडियन हो। तो मैं एग्जांपल दे रहा था इंजीनियर की। इंजीनियर के पास अगर मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, और वो सिविल इंजीनियर है, आगे सिविल का बहुत डिमांड है, तो उसको स्किल असेसमेंट करा के जाना चाहिए यहीं से, राइट? तो इसका एडवांटेज क्या रहेगा? स्किल असेसमेंट कराने से वो जॉब रेडी बन जाएगा। 462 के लिए तो बनेगा ही बनेगा, उसमें तो वर्क राइट्स के पास है। आगे का जो स्टेप है उसके लिए भी वो एलिजिबल हो जाएगा, राइट? तो व्हाट विल बी रिमेनिंग, उसका इंग्लिश टेस्ट रह जाएगा, बिकॉज 482 और 494 बोथ वीजास के लिए इंग्लिश टेस्ट कंपलसरी है। जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि अगर आप सेटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो इंग्लिश टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, ठीक है? तो टू कट शॉर्ट, अगर आप एक्सपीरियंसड हैं और आपके पास पेशेंस लेवल अच्छा है तो पहले तैयार होकर जाएं, ठीक है? और अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो ऐसा कोर्स करके जाएं, सो दैट आपको इधर उधर रोम अमाउंट ना, इधर उधर भटकना ना पड़े अच्छी जॉब के लिए। वैसे जॉब्स तो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन हाई पेइंग जॉब्स चाहिए आपको, इन डिमांड फील्ड की जॉब चाहिए, तो उसके लिए आपको तैयारी करके जाना पड़ेगा। तो वो चीज बता रहा हूं, ठीक है? तो ये एक फर्स्ट स्टेप हो गया। अब आप जब आप वहां एंटर कर गए, अब लेटेस्ट स्टेप पे चलते हैं। आपको वीजा ग्रांट हो गया, यू हैव लैंडेड इन द ऑस्ट्रेलिया। तो फर्स्ट स्टेप जो आपने करना है, आपने अपने आप को तैयार करना है सेकेंड ईयर की ग्रांट के लिए। स्टेप्स टू टेक इन ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहले TFN ABN नंबर, ये आपका टैक्स फाइल नंबर और ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर, दोनों की फुल फॉर्म ये है। ये लेना है सबसे पहले जाते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। TFN इज बेटर ऑप्शन फ्रॉम एक्सटेंशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपने वीजा एक्सटेंड कराना है, TFN इज बेटर। आगे आके PR लेनी है, वर्क वीजा लेना है, TFN इज बेटर। अब मैं TFN बेटर क्यों कह रहा हूँ? TFN हमारे पैन कार्ड की तरह होता है, टैक्स फाइल नंबर होता है, इसमें सारा रिकॉर्ड आपका रहता है कि आपने कहाँ जॉब करी, क्या पे थी आपकी, एम्प्लॉयर का भी डिटेल रहता है। तो TFN नंबर डालते ही जिसने भी आपका एम्प्लॉयमेंट को वेरीफाई करना है ना, 1 सेकंड में कर लेगा, सारा ऑनलाइन प्रोसेस होता है, सारा रिकॉर्ड रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आप ABN पे भी काम कर सकते हो। ABN क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर, यानी आप फ्रीलैंसर की तरह, जैसे यहाँ होता है ना प्रॉपर्टर, अपना काम, वो होता है ABN। आप एक सर्विस प्रोवाइडर बन जाते हैं, वो भी आप कर सकते हो, बिकॉज सिटीजन वाले फुल वर्क राइट्स हैं। सिटीजन वाला बिजनेस भी कर सकता है, सिटीजन वाला अपना टैक्स फाइल नंबर पे भी कर सकता है, इट्स अप टू यू। बट मैं आपको ये गाइड करूंगा कि आपने TFN पे काम करना है, बिकॉज दैट TFN विल हेल्प यू टू बेसिकली जो एक्सपीरियंस है वेरिफिकेशन में बहुत हेल्प करता है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ TFN। और आगे एक्सटेंशन भी जल्दी होती है क्योंकि वेरिफिकेशन फास्ट होती है। तो टैक्स फाइल नंबर पे आपने काम करना है, ठीक है, नंबर 1। और जाते ही आपने लग जाना है एसेंशियल जॉब के लिए। अब एसेंशियल जॉब क्या है? देखिए, सेकंड ईयर एक्सटेंशन के लिए एसेंशियल जॉब इज मैंडेटरी ऑन दिस वीजा। तो ये एक कंडीशन है जो मैंने कहा था ना, इस वीजा में एक और कोई कंडीशन नहीं है, कुछ कंडीशन है, वो ये वाली कंडीशन है एसेंशियल जॉब्स की। एसेंशियल जॉब्स का मतलब क्या है? एसेंशियल जॉब्स का मतलब ये है कि जिस पर्पस के लिए ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने वीजा बनाया है, वो एसेंशियल जॉब्स फुलफिल करना है, राइट? एसेंशियल जॉब्स कौन से सेक्टर्स में है? वही जिसमें डेवलपमेंट होनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में एसेंशियल जॉब्स हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में, एग्रीकल्चर में एसेंशियल जॉब्स हैं। ये वो सारे सेक्टर हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया जाता है कि लोग आकर काम करें। तो आपका एडवांटेज इसमें डबल एडवांटेज तब है अगर आप ऑलरेडी उसी फील्ड के हो। जैसे आप अगर सिविल इंजीनियर हो, आप ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप ऑलरेडी, आपको सिविल में जब आप वहां पर भी काम करोगे तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन लाइन में है, तो आपको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब कोई कॉमर्स वाला बंदा है, ठीक है, अब कॉमर्स वाले ने BCom करा हुआ है, उसको भी वीजा मिल सकता है। अब उसने अगर वहां जाना है तो जाते ही अपना कॉमर्स वाला काम नहीं करना है, उसका करने का फायदा भी नहीं है। तो अगर उसको हाई पेइंग जॉब करनी है, PR लेना है, तो उसको शिफ्ट करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन लाइन की तरफ, या माइनिंग फील्ड की तरफ, या एग्रीकल्चर फील्ड की तरफ, या हॉस्पिटैलिटी की तरफ। बिकॉज इन सेक्टर्स में
उन्होंने बोला है मैंडेटरीली आपने 3 महीने काम करना है फर्स्ट ईयर, तभी सेकेंड ईयर एक्सटेंड होगा। और सेकेंड ईयर एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट क्यों है? ताकि आपके दिमाग से वो प्रेशर हट जाए, सो दैट यू कैन फोकस ऑन पीआर। कई बच्चे गलती क्या करते हैं कि जाते ही अपना हाई पेइंग, इसमें सबसे इजीली और हाई पेइंग जो जॉब होती है वो गाड़ी चलाना होता है, ड्राइविंग, तो वो पकड़ लेते हैं जाते ही। तो ये मिस्टेक है। अब वो करो, उसमें कोई मनाही नहीं है, बट अपने आप को प्रिपेयर तो कर लो ना। अगर आपने पीआर लेना है या हाई पेइंग जॉब के लिए जाना है, ठीक है, तो वो चीज के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एसेंशियल जॉब पहले कर लोगे ना, तो इसके दो एडवांटेज मिलेंगे। एक तो आप ऑलरेडी उस फील्ड में आ जाओगे जिस फील्ड में पीआर है, ठीक है, और दूसरा आपका एक्सटेंड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो 88 डेज जैसे आपके कंप्लीट होंगे, हम आपका वीजा एक्सटेंड करवा देंगे। जी। अब इसमें आप पूछोगे अभी फर्स्ट ईयर का खत्म नहीं हुआ, सेकंड ईयर का मिल जाता है? यस, मिल जाता है। और ये मिलना आपके लिए एडवांटेजेस है। वाई? बिकॉज आपके दिमाग से ना प्रेशर हट जाएगा। और सेकंड ईयर के बाद थर्ड ईयर का भी हम आपके आफ्टर 5 to 6 मंथ्स, जब आप सेकंड ईयर एंटर करोगे, वो भी हम दिलवा देते हैं। तो मतलब ये जो एक्सटेंशन वाला चक्कर है, ये आपने पहले निपटा देना है। उसके चक्करों में नहीं पड़ना कि एंड में करेंगे, पहले कर लो, एंड सो दैट आपके पास अच्छा टाइम हो जाए टू फोकस ऑन योर स्किल असेसमेंट फॉर द पीआर पॉइंट ऑफ व्यू, टू फोकस ऑन योर पाथवे। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में पहुंच के सबसे पहले अपने आप को TF एंड ABN लेना, सो दैट यू कैन डू द जॉब। अपना अकाउंट इसके साथ खुल जाएगा आपका। सेकेंड स्टेप, अगर आप ऑलरेडी ट्रेंड है उस फील्ड में, जैसे आप सिविल लाइन के हैं या एग्रीकल्चर में पहले से एक्सपर्ट है, फिर तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप बिल्कुल कॉमर्स या आर्ट्स फील्ड से आए हो, तो आप करो ट्रेनिंग कोर्सेज। अब इस वीजा के ऊपर सबसे जो एडवांटेज है, 4 महीने की स्टडी एवरी ईयर अलाउड है। और वो उन्होंने अब क्यों दी है? वो इसलिए दी है कि आप आकर यहाँ ट्रेनिंग लीजिए ऑस्ट्रेलियन, एंड मेक योर सेल्फ रेडी फॉर द हाई पेइंग जॉब्स। और वो भी चाहते हैं कि वही जॉब्स आप करो जिनसे उनको भी फायदा है, वो यही वाली फील्ड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर। तो इसमें मल्टीपल कोर्सेज होते हैं, तो वो आप करें। अप्रोच कैसे रहनी चाहिए? कई कहेंगे भाई मैं आते ही आया हूँ, फिर मैं फीस दे के इसमें लग जाऊं। तो क्या आइडियल अप्रोच होती है? आप आते ही अपना जो भी काम जहाँ से आपका चल रहा है, ठीक है, जहाँ से आपको इनकम आनी है, वो शुरू कर दो, चाहे वो एसेंशियल है या नहीं। साइड बाय साइड आप, पोर्टेबल कोर्सेज होते हैं ऑनलाइन, हफ्ते में 2 बार आपको जाना है, तो उससे आपका वो कोर्स की तैयारी भी हो जाएगी, ट्रेनिंग भी हो जाएगी, फिर उसके बाद उस जॉब को स्विच कर लो। राइट। तो ये जो एसेंशियल जॉब वाला काम है ना, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, फ्लेक्सिबल भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने शुरू में वही काम करना है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि 4 घंटे अपना काम कर लिया, 4 घंटे एसेंशियल जॉब कर ली, तो आपका एसेंशियल वाला काम भी साथ साथ हो रहा है, आपका ट्रेनिंग भी हो रही है, और आप कमा भी रहे हैं। राइट। तो इस तरह से आपने मल्टीपल अप्रोचेस से चलना है। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको यहाँ ब्रीफ में बता रहा हूँ, ये जब आप हमारे थ्रू वीजा लगा के जाते हैं, तो हम सब गाइड करते हैं एप्लीकेंट को, सो दैट वो सही स्टेप्स ले पाए। बाकी ये हम क्लियर कर लेते हैं कि उसका गोल क्या है। अगर गोल सिर्फ पैसे कमाना है, फिर तो पीआर वाला चक्कर है नहीं उसका, तो उसने बस हाई पेइंग जॉब्स लेनी है, तो उसका हम उस तरह से समझाते हैं। बाकी मैक्सिमम लोग यही चाहते हैं कि इस वीजे का यूटिलाइजेशन करके पक्के हुआ जाए, तो डेफिनेटली वी हेल्प इन दैट। राइट। अब इसमें मैं एक दो चीजें आपको बताऊंगा जो आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती हैं वाइल यू आर इन ऑस्ट्रेलिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्रीच ऑफ एनी एग्रीमेंट और एनी एम्प्लॉयर रिलेटेड थिंग। मतलब इसमें एक कंडीशन आती है, 6 महीने का ज्यादा एक एम्प्लॉयर के साथ आप काम नहीं कर सकते। तो लोग विदाउट एनी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल, इसका प्रोटोकॉल है, इसको वे ऑफ कराने अलाउड है। जैसे अगर आपका एम्प्लॉयर आपके साथ अच्छा है, वो चाहता है कि आप कंटिन्यू करो, तो उसका एक प्रोसीजर है, तो वो भी हम आपका करवा देंगे। उससे आपकी ये जो वेव ऑफ कंडीशन है, वेव ऑफ हो जाती है 6 महीने वाली। लेकिन आपने विदाउट दैट प्रोसीजर एक एम्प्लॉयर के साथ नहीं चिपके रहना। अगर अगर आपका अच्छा बन रहा है, तो वेव ऑफ करा के रहो, लीगली रहो ना, जो अलाउड है। तो ये कई बच्चे मिस्टेक करते हैं, एक के साथ लगे रहते हैं, उनको पता लगता है कि कुछ होना नहीं। तो वो ब्रीच, कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी जो कंडीशन ब्रीच नहीं करनी है आपने, बिकॉज छोटी सी भी अगर आप ब्रीच कर दोगे ना, ऑस्ट्रेलिया बहुत लंबा लेके जाता है। तो वो आपके आगे वाले जो वीजाज हैं उसको अफेक्ट करेगा। राइट। तो ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन, ब्रीच ऑफ एनी एग्रीमेंट कैन लीड टू डिजास्टर्स, वो आप मत करें। राइट। जब भी जाना है आपने अकॉर्डिंग टू कंडीशंस चलना है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एकदम नहीं होगा, आपको इस पे 2-3 साल करोगे, बट इसके ऊपर पीआर हो सकती है, ये डेफिनेटली है, बट स्टेप्स आपने सोच समझ के सही डायरेक्शन में, सही फील्ड में लेने हैं। ठीक है, तो वही इसके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड, रीजनल वर्क, रीजनल एरिया को इग्नोर करते हैं लोग। हमने तो सिडनी रहना है जी, हमारे रिश्तेदार सिडनी में रहते हैं, मेलबर्न में रहते हैं। बहुत अच्छा है, आपके सिडनी मेलबर्न में रहते हैं।
बट अगर आपने अपने पीआर लेनी है, पीआर नहीं लेनी, फिर तो जहां मर्जी काम करो। ठीक है ना, वही वो दो कैटेगरी रहते हैं ना, अपने अपने ऑब्जेक्टिव हैं। अगर सिर्फ आपने 2-3 साल रहने जाना है और कमाना है और वापस आना है, फिर तो आप कहीं भी जाएं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिसने पीआर लेनी है, उसको रीजनल से प्यार करना पड़ेगा, रीजनल एरिया में ही जाना पड़ेगा। बिकॉज रीजनल एरिया में वो बुला बुला के कह रहे हैं कि ये जो फील्ड के बंदे हैं, आओ और काम करो, यहाँ सेटल हो जाओ। ठीक है। अब रीजनल एरिया सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन जो डेवलप्ड है, उनको छोड़ के सारा रीजनल है ऑस्ट्रेलिया। एंड दे वांट पीपल टू कम देयर एंड डेवलप दैट एरिया। ठीक है। तो रीजनल से आप घबराएं मत। नो डाउट आप जब रीजनल में जाओगे, बड़ा खाली खाली लगेगा, खेत दिखेंगे। बट देखो, थोड़ी दिन की बात है, एक बार जब पीआर हो गया, वहां से शिफ्ट हो जाना, नो प्रॉब्लम। शुरू के 4-5 साल ही हैं। तो जिसने पीआर लेनी है ना, वो रीजनल को अपना ले। ये रीजनल में ही काम करना है। अगर आपको सिडनी में काम मिल रहा है कि रीजनल में, आप रीजनल वाला पकड़ो। बिकॉज रीजनल के एडवांटेजेस क्या है वो मैं बताता हूँ। रीजनल का पहला एडवांटेज मैंने आपको बता दिया, पीआर। अब पीआर कैसे? पीआर लेने के देखिए दो तरीके हैं। अब हम बिल्कुल पीक सेक्शन की तरफ जा रहे हैं, सेटलमेंट। पीआर उसको मिलती है, पहले रीजनल की बात कर लेते हैं। रीजनल में जिसने काम किया उसको सबसे पहले पीआर दी जाती है। बिकॉज रीजनल में जब आप काम करते हो ना, कोर वर्क वीजा होता है वो 494। दो तरह के वर्क वीजाज हैं। 462 तो चलो ये बैलेट बेस्ड हो गया ना। मेन जो कोर वीजाज हैं, 482 है और 494 है। 482 में तो थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया कहीं भी आप काम कर सकते हो। लेकिन जो 494 है, वो सिर्फ रीजनल में आपको अलाउ करता है। और जिस बंदे ने 494 पे 2 साल काम कर लिया ना, उसके लिए विदाउट स्पॉन्सर 191 पीआर ओपन हो जाता है। अब पीआर भी तीन तरह की है, 189, 190, 191। अब मैं 191 की बात कर रहा हूँ। 191 इज ओनली फॉर 494 वर्कर्स। तो अभी जो बच्चा 462 पे जाके 494 पे आ जाता है और 494 पे 1-2 साल काम काम कर लेता है, उसके बाद ईओआई डालेगा, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। किसमें? 191 में। ही विल बी 100% पीआर। बिकॉज 191 में एप्लीकेंट्स ना के बराबर होते हैं। बिकॉज 494 वर्कर्स बहुत कम होते हैं। रीजन क्या है? वही, हमने इस गांव में नहीं रहना, यही प्रेफरेंस। सिडनी मेलबर्न में घुसे हुए हैं सब, और वहाँ पीआर के चांसेस बहुत कम है। वहां पर वो क्रीम को पकड़ते हैं। आप नर्स हैं, नो प्रॉब्लम, नर्सिंग में बहुत। बट वो अब इसका टॉपिक नहीं है, हम तो 462 के लिए चल रहे हैं ना। तो 462 में नर्सेस तो ना के बराबर आएंगे, और नर्सेस वैसे भी नहीं हो सकते, उसके लिए तो अलग प्रोटोकॉल है। ठीक है। तो कहने का मतलब है, इस वीजा पर हो तो रीजनल को अपनाओ, और रीजनल में 494 का आपका टारगेट बनाओ। या आपने यहाँ से 494 पे शिफ्ट होना है। 494 पे आप एक बार आ गए तो आप समझ लीजिए 90% आपका रास्ता पूरा हो गया, 10% रह गया। और एडवांटेज 191 की ये है कि आपको स्पॉन्सर भी नहीं चाहिए। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर पॉइंट्स, चाहे वो 65 भी बने, आपको इनविटेशन आ जाए। ठीक है। तो ये एडवांटेज है 494 का ओरिजिनल एरिया में काम करने का। राइट। तो अब मैं जो ये फाइनल वाला स्टेप है, लास्ट स्लाइड, उसको मैं समराइज कर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में पहुंचकर सबसे पहले, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, मेक योर सेल्फ एलिजिबल फॉर द जॉब एंड डू द एसेंशियल जॉब। ठीक है। सो दैट आप टाइमली अपना वीजा एक्सटेंड करवा पाए सेकंड ईयर का। एक यहाँ पर एक मैं आपको वो बताता हूँ कि कई लोग ये आपको बोलेंगे कि सेकंड ईयर का जल्दी डालोगे ना तो आपके पहले साल का वीजा कट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। सपोज आप अभी की एग्जांपल लेते हैं कि 2 जुलाई को आपका नाम आ गया। हम तो कहते हैं हमारे सारे बच्चों का नाम आया जितने भी हमारे थ्रू हैं। सपोज आपका 2 जुलाई को नाम आ गया, हमने विद इन 1 वीक, 4-5 दिन में फाइल लगा दी। और जुलाई में जब फाइल लगेगी तो आप मान के चलो अगस्त के एंड में या सितंबर के फर्स्ट वीक में ग्रांट आ जाएगा। ठीक है। आप ग्रांट होने के बाद, आप सपोज ने आपने फ्लाइट का प्लान बनाया अक्टूबर का, 1 अक्टूबर को आप लैंड कर गए ऑस्ट्रेलिया में, तो आपका जो फर्स्ट ईयर का वीजा है, नेक्स्ट ईयर यानी 1 अक्टूबर ऑफ 2027 तक वैलिड रहेगा। ठीक है। अब जो हम कह रहे हैं कि जाते ही आप 3 महीने काम करें और इसको एक्सटेंड करा लें। तो जैसे ही आप अक्टूबर में वहां पहुंचे, नवंबर दिसंबर जनवरी आपने काम किया, फरवरी में हमने आपका सेकंड ईयर का वीजा दिलवा दिया। अब वो सेकंड ईयर का वीजा आपका अक्टूबर 27 के बाद शुरू होगा। राइट। तो आपका पूरा जो महीने पड़े हैं अक्टूबर तक, वो कोई नहीं काटेगा। ठीक है। तो ये इस मिसकंसेप्शन में ना रहे, जल्दी से जल्दी जाते ही अपना एक्सटेंड कराएं, सो दैट आपका वो टाइम वाला जो प्रेशर है ना दिमाग से हट जाए, एंड सो दैट यू कैन फोकस ऑन योर पीआर पाथ। ठीक है। ये पहला स्टेप, एक्सटेंड आपने करवा लिया। फिर आपने फोकस करना है कि मैंने स्किल असेसमेंट करवाना है। अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो बहुत अच्छा है।
कि सिविल का जैसे मैंने एग्जांपल दिया 1 साल का, या एग्रीकल्चर का आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है 1 साल का, फिर तो आप असेसमेंट के लिए एलिजिबल पहले से ही हो। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक ऐसी बैकग्राउंड से आए हो जिसमें ना तो आपने एग्रीकल्चर किया है ना कंस्ट्रक्शन का, और आप बिल्कुल नए हैं, फिर आपने क्या करना है, एजुकेशन लेनी है। जो 4 4 महीने की स्टडीज अलाउड है ना, सपोज कंस्ट्रक्शन में आप एंटर करना चाहते हैं तो 4 महीने की स्टडी अलाउड है। वो करने के बाद 1 साल उसका एक्सपीरियंस लेने के बाद, तो आपके पास दो चीजें हो गई। आपने ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन भी ले ली उस फील्ड में, 1 साल का एक्सपीरियंस भी करा लिया, देन यू आर एलिजिबल फॉर द स्किल असेसमेंट। तो मोस्टली जितनी भी स्किल असेसमेंट्स हैं इन फील्ड्स में, उसमें मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस दे वांट आफ्टर द एजुकेशन। दूसरी ऑप्शन क्या रहती है कि आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होना चाहिए, एजुकेशन होना हो। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे अगर आप इलेक्ट्रीशियन हो, आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है इलेक्ट्रीशियन का, बट आपके पास एक्सपीरियंस है, 2 साल आपने इंडिया में काम कर लिया, फिर आप इस वीजे पे वहां चले गए, 3 साल का आपके पास काम हो गया, तब भी आप एलिजिबल हैं विदाउट एनी सर्टिफिकेशन। बिकॉज जो ऐसे ट्रेड्स वाले कोर्सेज हैं उसमें अलाउड है, या तो आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा हो, यू आर एलिजिबल स्किल असेसमेंट, या आपके पास एजुकेशन हो फिर 1 साल का एक्सपीरियंस। मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है तो विदाउट सर्टिफिकेशन भी आपका असेसमेंट पॉजिटिव हो जाता है। और स्किल असेसमेंट पॉजिटिव कराना बहुत जरूरी है अगर आपने इस वीजे से 494 या 482 पे शिफ्ट होना है, बिकॉज उसकी कंडीशन है स्किल असेसमेंट के बिना आप इस वीजे को छोड़ के नहीं जा सकते हैं दूसरे वीजे पे। राइट, तो ये आपने प्लान बनाना है कि हमने इस वीजे से 482 या 494 पे जाना है। बेटर कौन सा, 494, मैंने आपको पहले बता दिया, रीजनल वाला, ठीक है। जैसे ही आप उस पर आएंगे उसके बाद फिर आपका पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से उस स्टेप के बाद वो शुरू हो जाएगा। अब पीआर के लिए एक तो मैंने 191 वीजा बता दिया, उसके बाद एक 186 भी होता है, दैट इज कॉल्ड ENS, एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम। ये 494 के लिए भी एलिजिबल है, 482 वाले के लिए भी एलिजिबल है। इसमें क्या होता है कि कंपनी के पास पावर होती है आपको डायरेक्टली नॉमिनेट करने की फॉर द परमानेंट रेजिडेंसी। इसे कहते हैं ENS स्कीम, एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम, सब क्लास 186। तो सपोज आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में आपने काम कर लिया, आपने एजुकेशन ले ली, आपने 482 का भी एक्सपीरियंस ले लिया, उसके बाद वो कंपनी आपका परफॉर्मेंस अगर आपका अच्छा है तो आपको नॉमिनेट डायरेक्टली कर सकती है 186 के लिए। ग्रांट होने में टाइम लगता है, बट ये श्योर शॉर्ट आपको पीआर मिलती है। राइट, इसके अलावा 189 भी है, 190 भी है, ये भी पीआर प्रोसेस वही, दोनों में EOI डलता है। और इनमें से अगर आप पूछोगे फास्टेस्ट कौन सा है, जितनी भी मैंने 4 पीआर लाइंस बताई, 189, 190, 199, 191 एंड 186, फास्टेस्ट इज 191, रीजनल एरिया वाली। तभी मैं आपको बता रहा हूँ रीजनल एरिया को अपनाओ इफ यू वांट टू सेटल डाउन अर्ली। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। राइट, तो अब हम चलते हैं आपका मेन क्वेश्चन आंसर सेशन के ऊपर। हाँ, ये एक एक दो चीजें मैं आपको इसमें क्लियर कर देता हूँ। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कि इसमें डिपेंडेंट्स अलाउड है, तो इसमें डिपेंडेंट्स आर नॉट अलाउड। सेकंड थिंग, हाँ ये हो सकता है अगर आपका पार्टनर है तो उसको लेटर ऑन और वीजा प्रोसेस है, वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा कि आप 462 पे चले गए, उसके बाद आपने हमारे तरह से सही स्टेप्स लेके 482 पे जब आप एंटर करने वाले हो, देन अपने पार्टनर की एज ए डिपेंडेंट फाइल डाल सकते हो, तो वो 482 पे आ सकता है। राइट, तो ये दिस इज द वे। बाकी ये डिटेल हम वीडियोज में आपको समझा देंगे। सेकंड इज, इफ आई एम नॉट सिलेक्टेड, व्हाट टू डू। अगर आप बैलेट में सिलेक्ट नहीं हुए हैं तो दोबारा एंट्री कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ, अगर आप बैलेट में सिलेक्ट हो गए और आपके पास डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, या किसी तरह से आपने गलती करके रिफ्यूजल ले ली सिलेक्शन के बाद, फिर आपके लिए ये विंडो क्लोज हो जाएगी। रिफ्यूजल होने के बाद, मेन फाइल की रिफ्यूजल के बाद आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं